हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिप्रा क्लासेस। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में लास्ट ईयर का 2022 का पेपर डिस्कस किया था, यूटेट का पेपर 2 सीडीपी के क्वेश्चंस उसमें हमने डिस्कस किए थे। आज जो हम डिस्कस करेंगे उसी के कंटिन्यू में जो क्वेश्चंस अभी रिमेनिंग है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। 13 क्वेश्चन हमने डिस्कस करे थे, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। क्वेश्चन नंबर 14। Question number 14. Which approach place the learner, not the teacher, at the center of education process? शिक्षा की प्रक्रिया में कौन सा उपागम अधिगमकर्ता को केंद्र में रखता है, ना कि शिक्षक को। किसको रख रहे हैं हम सेंटर में? सेंटर ऑफ एजुकेशन प्रोसेस में हम लर्नर को, ना कि टीचर को। मैंने कल आपको बताया था जब आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सेंटर में किसको रखना पड़ेगा? लर्नर को, स्टूडेंट को। स्टूडेंट सेंटर अप्रोच अप्लाई करनी है, एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच, जहां भी कहीं लिखा है वो आपका सही ऑप्शन रहेगा। तो अब कौन सी इसमें से पूछा जा रहा है कि शिक्षा की प्रक्रिया में कौन सा उपागम है जो कि लर्नर्स को सेंटर में रखता है, ना कि टीचर्स को। तो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच होनी चाहिए, यस। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच होनी चाहिए, यस। टीचर सेंटर्ड अप्रोच होनी चाहिए, नो। हमने कल एक क्वेश्चन करा था जिसमें लर्नर सेंटर्ड अप्रोच और कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच की बात हुई थी। देखिए सेम ईयर का क्वेश्चन पेपर है और सेम ही टॉपिक से, एग्जैक्टली सेम नहीं है बट पूछा कहीं ना कहीं घुमा फिरा के वही क्वेश्चन जा रहा है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आपके दोनों ही क्वेश्चन करेक्ट हो जाएंगे, जो कल डिस्कस करा था वो भी और ये आज वाला भी। तो इसलिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए। कई बार एक ही टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आपका टॉपिक जितना अच्छा प्रिपेयर होगा आप उतने अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो लर्नर सेंटर्ड और कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, ए एंड बी बोथ आर द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15. A student writes in good handwriting because his teacher gives him a big star in his notebook. This is an example of एक स्टूडेंट की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, ठीक है, क्योंकि उसके शिक्षक उसकी नोटबुक में बड़ा सा स्टार देते हैं। तो ये किस तरीके का उदाहरण है, किस तरीके का एग्जाम्पल है? इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, लर्निंग है, प्रैक्टिस है, या एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है? जब आपको कोई चीज मिलती है, कुछ चीज पाने के लिए आप कुछ अच्छा करते हैं, वो क्या कर रहा है? एक स्टूडेंट लिखता है, स्टूडेंट राइट्स इन गुड हैंड राइटिंग, अच्छी राइटिंग में क्यों लिखता है? क्योंकि वो चाहता है कि उसका टीचर उसको स्टार दे। नर्सरी के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ये क्यों अच्छा लिखते हैं? जब उनकी मदर कहती है, उनके टीचर कहते हैं बेटा हम आपको स्टार देंगे, आपको स्माइल देंगे, स्माइली देंगे, तो आप अच्छा लिखिए, तो वो लिखते हैं। तो उन्हें जो है एक बाहरी तौर पे अभिप्रेरणा मिल रही है, तो वो होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। जो आपको बाहरी अभिप्रेरणा मिलती है उसे कहते हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। लेकिन जब आप खुद से कुछ करने के लिए, अभी आपका यूटेट का एग्जाम है, आपके पेरेंट्स, अब आप इतने बड़े हो गए हैं कि आपके पेरेंट्स आपसे ये नहीं कहेंगे कि हम आपको स्टार देंगे अगर आपने यूटेट क्वालिफाई किया, या आपके खुद के अंदर का जुनून है, खुद आप मोटिवेटेड हैं कि हमें ये क्वालिफाई करके आगे अपकमिंग एग्जाम्स को क्वालिफाई करना है ताकि एक अच्छी जॉब में आप बैठ सकें, आगे आप बच्चों को पढ़ा सकें। तो इसलिए वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है। लेकिन जब कोई काम बाहरी तौर पे कि हम आपको इतने पैसे देंगे, आप ये काम कर दीजिए, हम आपको स्टार देंगे, आप हैंडराइटिंग अच्छी बनाइए, तो ये सब होते हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के एग्जांपल्स। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, इन एनी स्कूल द इंटरवल बेल रिंग्स एट 12 PM डेली। किसी विद्यालय में भोजन अवकाश की घंटी रोज 12 बजे बजती है। यदि किसी दिन 12 बजे घंटी नहीं बजती लेकिन फिर भी बच्चे भोजन करने के लिए बाहर चले जाते हैं, तो ये किस चीज का एग्जाम्पल है? क्योंकि उन्हें तो आदत हो गई है। तो ये होता है क्लासिकल कंडीशनिंग का। क्लासिकल कंडीशनिंग मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया है। क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या थी? क्लासिकल कंडीशनिंग में ऐसा होता है कि जब आप एक चीज के हैबिचुअल हो जाते हैं तो आपको फिर समय नहीं देखना होता है कि क्या समय हो रहा है। मीन्स अगर आपका लंच का टाइमिंग 2 बजे का है तो आपको 2 बजे ऑटोमेटिकली भूख लगने लगेगी कि हाँ अभी मेरा टाइम हो गया है, मुझे भूख लग रही है, इट मीन्स 2 बज गए हैं। तो बच्चों को बेल की जरूरत ही नहीं पड़ती। जब बच्चों को ऐसा लगता है कि हाँ भोजन अवकाश के लिए उठकर बाहर चले गए, तो इट मीन्स बिना बेल बजे ही वो 12 बजे उठ के बाहर चले गए हैं। तो उनकी एक तरह से क्लासिकल कंडीशनिंग हो चुकी है। कि इसमें जो क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी है उसमें हमने यही पढ़ा था कि जब एक घंटी बजाई जाती है, डॉग जो है वो घंटी की आवाज से आता है और उसे लगता है कि घंटी बजेगी तो मुझे खाना मिलेगा। हाँ, फिर उसके साथ साथ
उसे अब क्या लगा, खाने के साथ साथ जब जब घंटी बजती थी तो उसे समझ में आ गया था कि हाँ अब घंटी बज रही है, इसका मतलब मेरा खाना आने वाला है। तो उसकी क्लासिकल कंडीशनिंग हो चुकी थी कि खाने के बेल जब रिंग बजेगी तो उसका खाना आएगा, तो उसकी ऑटोमेटिकली घंटी बजते ही राल जाने लगती थी, सलाइवा उसका निकलने लगता था। तो उसकी क्लासिकल कंडीशनिंग हो चुकी थी, इस वजह से उसके साथ ऐसा होता था। यही एग्जाम्पल यहाँ है कि अगर स्कूल में 12 बजे रोज घंटी बजती है और किसी दिन ना बजे, उसके बाद भी बच्चा खाना खाने के लिए, जो स्कूल के बच्चे हैं खाना खाने के लिए बाहर चले जाएं, तो ये एक क्लासिकल कंडीशनिंग का एग्जाम्पल है। मैंने कुछ की पॉइंट्स के जरिए थोड़ी सी एक ये क्लासिकल कंडीशनिंग की जो थ्योरी है थोड़ी सी लेंथी है, थोड़ी सी बड़ी है, मैंने आपको फिर भी मेन उसका पार्ट समझा दिया है कि एग्जैक्टली क्लासिकल कंडीशनिंग में किस तरीके से हमने उसमें क्लासिकल कंडीशनिंग में इवन पावलोव ने डिस्कस किया है। Which theory of learning specifically emphasizes on reinforcement? Reinforcement जो है किस थ्योरी में रीइंफोर्समेंट की बात की गई है? तो वो जो बात की गई है थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग में। ऊपर हमने क्लासिकल और ऑपरेंट देखे थे, ये दो ऑप्शन। ऑपरेंट कंडीशनिंग में हमने रीइंफोर्समेंट होता है पुनर्बलन, ये पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। तो जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है इसकी भी वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ मैं अपने ही चैनल पर। आप जाइए शिप्रा क्लासेस लिखिएगा और ऑपरेंट कंडीशनिंग बाय शिप्रा क्लासेस, आपको उसकी वीडियो वहां मिल जाएगी, आप वहां से इसको डीपली पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समावेशी शिक्षा हम जिसको बोलते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन का मीनिंग क्या होता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। एजुकेशन फॉर स्पेशल चिल्ड्रन इंक्लूडिंग ओनली विजुअल इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, जनरल स्कूल्स, ऑल चिल्ड्रन लर्न टुगेदर इन सेम स्कूल इंक्लूडिंग दिव्यांगजन इन इंटीग्रेटेड स्कूल। इंक्लूसिव का मतलब है सबको इंक्लूड करके, सबको एक साथ लेके चलना, लर्न टुगेदर। जब बच्चे एक साथ सीखते हैं कि स्कूल में, तो उसे हम इंक्लूसिव एजुकेशन बोलते हैं। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, वो जाएगा ऑप्शन सी, ऑल चिल्ड्रन लर्न टुगेदर इन सेम स्कूल इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, Learning is acquisition of new knowledge, acquisition of new skills, acquisition of new values. Learning क्या है, अधिगम क्या है? Learning is very important topic for all TET exams, UTET हो, CTET हो, सुपर टेट हो, यूपी टेट हो, जिसमें भी सीडीपी पूछी जा रही है, आपके लर्निंग का पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं लर्निंग कर रहे हैं। लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है, हर एज में इंसान कर सकता है, हर एज में हम लर्निंग करते हैं किसी ना किसी रूप में। तो 19 का जो आंसर है वो है ऑल आर द करेक्ट, मीन्स 1, 2 एंड 3, ऑप्शन बी। न्यू नॉलेज को एक्वायर करना, न्यू स्किल को एक्वायर करना और न्यू वैल्यूज को एक्वायर करना, ये सब लर्निंग के ही अंदर आते हैं। तो इसलिए फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑल आर द करेक्ट आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 20, अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस 22 में पूछे गए थे काफी, कॉलम ए और कॉलम बी के। इन क्वेश्चन में पॉजिटिव चीज ये होती है, अगर आपको एक या दो का भी आंसर पता है तो आप इसको सही करके आ सकते हैं। देखिए कैसे, एक स्कूल एनवायरनमेंट दे रखा है और उसका एग्जाम्पल दे रखा है, फिजिकल है, साइकोलॉजिकल है, सोशल है और कल्चरल है। फिजिकल की बात कब होती है, जब हम फ्रेंड्स के साथ खेल रहे हैं, फिजिकली इन्वॉल्व है ना। तो फर्स्ट का हो जाएगा 2, तो देखिए फर्स्ट का 2 का है, फर्स्ट का 2 बी और सी में है, तो इन दोनों में से कोई आंसर हो सकता है। साइकोलॉजिकल की जब बात होगी तो कहीं ना कहीं हम किसकी बात कर रहे हैं, सोशल और कल्चरल। साइकोलॉजिकल में आपका आएगा नंबर ऑफ क्लासरूम्स, ठीक है, और सोशल में आपका आएगा लव एंड केयर। सोशल का मीनिंग क्या हुआ कि आप सबके साथ कितना ज्यादा मिलजुल के रह रहे हैं, मतलब आप में कितनी केयरिंग है, कितनी लविंग है आप नेचर वाइज, तो लव एंड केयर सोशल में आ गया। थर्ड का तो 1 हो गया, ये तो करेक्ट है, तो थर्ड का 1 इन दोनों में से यहाँ है। सेकंड का थर्ड होगा साइकोलॉजिकल, नंबर ऑफ क्लासरूम्स, और कल्चर, कस्टम और मतलब आपके क्या कस्टम्स है, क्या ट्रेडिशन है, वो किस में आते हैं, कल्चरल में। तो फोर्थ का हो जाएगा 4, फोर्थ का 4, तो इट मीन्स आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी।
ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। समझ में आया? अगर आपको इसमें से ये पता होगा कि सोशल का मीनिंग लविंग और केयरिंग से रिलेट करता है तो आप एक ही ऑप्शन से इसका आंसर सही करके आ सकते हैं, ठीक है ना। तो जो 20 का क्वेश्चन का आंसर हुआ वो हो गया ऑप्शन सी। इसके अभी 10 क्वेश्चंस और बचे हैं क्योंकि 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो नेक्स्ट 10 क्वेश्चन हैं वो हम अपनी नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन 20 तक आज आप पढ़िए और आज ही मैं आपको इसी का थर्ड पार्ट भी प्रोवाइड करा दूंगी। तो 20 क्वेश्चंस पढ़िए पहले अच्छे से और मुझे बताइए अगर किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।